जय हिंद दोस्तों, दिस इज योर सेकंड लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। पिछले लेक्चर में हमने आर यूनिवर्स के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को समझा। आज हम पढ़ने वाले हैं गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। देखिए, यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग आपके एस्ट्रोनॉमर्स ने, आपके फिजिसिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने दी है। उन्हीं में से जो अर्लीस्ट थ्योरी है जो 1755 में दी गई थी, ये दी गई थी आपके इमैनुअल कांट के द्वारा। आपको मैं पहले ही बता दूं, ये टाइम था 1755 का, जब साइंटिफिक इन्वेंशन इतनी नहीं थी, जब हमारे साइंटिस्ट के पास इतने टूल्स अवेलेबल नहीं थे कि वो बहुत दूर तक देख सके। इन्होंने थ्योरी तो दी थी आपकी यूनिवर्स के ओरिजिन की, मगर तब तक यूनिवर्स का मतलब था सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम। पूरा यूनिवर्स था सोलर सिस्टम। और आपको मैं अभी बता दूं कि ये जो थे, ये जो कांट साहब थे, ये कोई मैथमेटिशियन या फिर कोई एस्ट्रोनॉमर नहीं थे। ये सिंपल फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी 1755 के अंदर गैसियस थ्योरी दी थी यूनिवर्स के ओरिजिन में। यूनिवर्स का इनका ओरिजिन का मतलब है सोलर सिस्टम का ओरिजिन, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि मगर फिर भी लगभग 150 अगले सालों तक, 1755 के बाद से लगभग 150 सालों तक इनकी जो थ्योरी जो थी, इट वाज द मोस्ट प्रिवेलेंट थ्योरी, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी थी, ठीक है ना। उसके बाद और थ्योरियां आई जिन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित किया, मगर उस वक्त ये थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी थी। और हम इनको दोष भी नहीं देख सकते क्योंकि उस समय साइंटिफिक इन्वेंशन इतना नहीं था, टूल्स एंड टेक्निक्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि बहुत ज्यादा जान पाते। देखिए, इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग हुआ क्या था, यूनिवर्स के ओरिजिन कैसे हुआ था, इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, इस बात को आप थोड़ा समझिएगा। इमैनुअल कांट कहते हैं कि एक नेबुला था। देखिए, दिस इज अ नेबुला। अब नेबुला क्या होता है? नेबुला इज अ क्लाउड दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड आइस क्रिस्टल्स। एक नेबुला था जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस थी, डस्ट पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और आपके आइस क्रिस्टल्स थे। इनसे ये नेबुला बना हुआ। इनके अंदर जो पार्टिकल्स थे, मान लीजिए एक पार्टिकल्स यहाँ 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 यहाँ, ऐसे पार्टिकल्स थे। देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद थे। और ये पार्टिकल्स जो है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, इनके अंदर ग्रेविटी थी, और ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड होना शुरू हो गए, एक दूसरे से टकराना शुरू हो गए। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिया इन पार्टिकल्स ने, और इस टकराने का रिजल्ट क्या निकला? हीट बढ़ने लगी, एनर्जी बढ़ने लगी, हीट बढ़ने लगी। और ऐसे जब मिलियंस एंड बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कोलिजन आपस में जब हुए, समझिएगा बात में, जब ऐसे इस तरह के पार्टिकल्स के टकराने से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस कोलिजन्स आपस में हुए, तो हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा हीट बढ़ गई कि ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड फॉर्म में जो थे, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। उस हीट के कारण, उस एनर्जी के कारण जो इनके कोलिजन के कारण पैदा हुई थी, ये गैसियस पार्टिकल्स में बदल गए। और एक चीज और हुई, कांट के अकॉर्डिंग, कांट क्या कहते हैं, कांट भाई साहब कहते हैं कि जब ये पार्टिकल्स, मान लीजिए एक पार्टिकल्स यहाँ, एक पार्टिकल्स यहाँ, एक पार्टिकल्स यहाँ, जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराता है, कांट साहब कहते हैं कि जब ये पार्टिकल्स आपस में टकराए तो इन्होंने एक रोटेटिंग मोशन ले लिया। इन पार्टिकल्स ने एक रोटेटिंग मोशन ले लिया और वो यू गोल गोल घूमने लगे सारे। और उन पार्टिकल के घूमने के कारण, समझिएगा, गोल गोल पूरा का पूरा, देखिए क्या हुआ, दोबारा एक बार समझ लीजिएगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये हीट के कारण गैसियस फॉर्म में आ गए, और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो पूरे चारों तरफ फैल गए। अब फैलने के कारण जब एक दूसरे से ये टकराए तो दे टुक अ रोटेटरी मोशन। ऐसा साइंस में गिवन नहीं है कि अगर दो चीजें आपस में टकराती है तो वो रोटेटरी मोशन लेती है, मगर मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं कि वो 1755 था।
साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो उन्होंने जो भी किया इट वॉज एक्सेप्टेड दैट टाइम, जो कहा उस समय ये बातें एक्सेप्टेड थी। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जब जब चीजें टकराती हैं तो रोटेटरी मोशन ले, देयर आर रेयर चांस में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट टाइम 1755 में। तो उन्होंने कहा कि उन पार्टिकल्स ने रोटेटरी मोशन ले लिया और बीच में एक सेंटर बल्ज बन गया। जो सेंटर का जो पार्ट है ये बीच में जो है ये एक सेंटर बल्ज बन गया और पूरा का पूरा जो नेबुला था, गैस का नेबुला जो था, उस सेंटर पार्ट के बीच में जो है वो ये पूरा का पूरा नेबुला यूज रोटेट करने लगा, घूमने लगा। अब उस घूमने से क्या हुआ, जब ये घूम रहा था, जब तेजी से घूम रहा था, तो उस घूमने के कारण जो था ये रिंग्स में यूं बट गया। देखिए ये रिंग्स दिखाई दे रही है, जो ये नेबुला है, मान लीजिए ये आपका सेंटर पार्ट था और फिर ये इस तरह से रिंग्स में डिवाइड हो गए। जो पूरा का पूरा नेबुला, गैसियस नेबुला विद पार्टिकल्स जो है, ये पूरा का पूरा रिंग्स में डिवाइड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आइए समझते हैं। आप एक पत्थर लीजिए, उस पत्थर को एक धागे से बांधिए और आप उसको घुमाना शुरू कीजिए हवा में, यूं घुमाइए घुमाइए, घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए। स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, धागे पर, आपके हाथ पर, उस पत्थर पर फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेच करेगा, वो उतना ही ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा आपसे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, जब आप उसको तेज घुमाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वो धागे को तोड़कर जो है अलग हो जाएगा। दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है। जब इस सेंटर मास के बीच में, देखिए, जब इस सेंटर मास के बीच में ये पूरा सेंटर घूम रहा था और ये पूरा का पूरा जो नेबुला उस सेंटर मास के बीच में घूम रहा था, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर लग रहा था और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लगने के कारण ये पूरा का पूरा नेबुलर क्लाउड जो है ये अलग अलग रिंग्स में डिवाइड हो गया, इस तरह की रिंग्स में डिवाइड। इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग ये जो सेंटर पीस जो था ये आपका बना सन। अब ये जो रिंग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड गैसेस, ये अलग अलग गैसेस और पार्टिकल्स से बनी थी। अब ये रिंग्स जो है ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी, कंडेंस होने लगी और उससे आपकी फॉर्मेशन हुई अलग अलग प्लैनेट्स की। दिस वाज द थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट। अगर हम मून की बात करें, देखिए ये 1755 का टाइम था और उस वक्त तक जो है आपके टेलीस्कोप्स जो है इन्वेंट हो चुके थे। हालांकि आज जितने स्ट्रांग नहीं है टेलीस्कोप, इतने हाई रेजोल्यूशन के नहीं है, मगर उस वक्त तक टेलीस्कोप हो चुके थे और वो आपके यूनिवर्स में, यूनिवर्स का मतलब सोलर सिस्टम, वो देख पा रहे थे कि अलग अलग जो प्लेनेट है, सैटर्न, जुपिटर, अलग अलग प्लेनेट के हैं जो है उनके अपने नेचुरल सैटेलाइट भी है, उनके मून भी है। तो वो मून कैसे ओरिजिनेट हुए, आइए समझते हैं। देखिए सेम वही प्रोसेस है। इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस आपका सन के बनने का है और आपके अलग अलग प्लैनेट का बनने का है बड़े लेवल पर, वही प्रोसेस है आपका मून के बनने का छोटे लेवल पर। देखिए ये सन बना और इसके चारों तरफ ये आपकी रिंग्स थी, वो आपकी नेबुलर क्लाउड की रिंग्स थी। यहां पर प्लैनेट बने। ये प्लैनेट जो है, ये मान लीजिए ये आपका प्लैनेट है, ये प्लैनेट भी तो रोटेट कर रहा है अपने एक्सेस पर। और जब ये प्लैनेट अपने एक्सेस पर रोटेट करेगा तो इसके चारों तरफ का जो क्लाउड्स हैं जिसमें पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो भी डिटैच हुए, वो भी इस प्लैनेट से डिटैच हुए एंड दे फॉर्म्ड योर मून्स। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो आपका मून है। आज जुपिटर में जाओगे वहां पर आपको मोर देन 1 मून मिलेंगे। तो जितने डिटैचमेंट होते गए उतने आपके मून्स बनते चले गए। ओके, देखिए ये लगभग थ्योरी 150 साल तक प्रेवलेंट रही। उसके बाद इसको हमने जो है इस
थ्योरी को मानना बंद किया, क्योंकि उस वक्त तक जो थे 19th सेंचुरी में जाकर जो थे इन्वेंशन बढ़ी, 20th सेंचुरी में जाकर इन्वेंशन बढ़ी और ये थ्योरी जो इजीली डिफीट हो गई। मगर 100 से 150 सालों तक ये थ्योरी प्रेवलेंट थी। मगर इस थ्योरी में कमियां थी। आइए उन कमियों को एक एक करके पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द डिफेक्ट। देखिए, इमैनुअल कांट कहते हैं कि एक नेबुला था, वो स्टैटिक था, उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसके पार्टिकल्स मूव करने लग गए। ये न्यूटन का जो लॉ है, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, उस लॉ के अगेंस्ट है। न्यूटन कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो उसको मूव करवाने के लिए बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। विदाउट फोर्स दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव। और हमारे इमैनुअल साहब कहते हैं कि एक नेबुला था, उसमें पार्टिकल स्टैटिक थे, मगर अचानक वो कोलाइड होने लग गए। तो ये जो उनकी थ्योरी है, ये मोशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट। चलिए, मूवमेंट करने लग गए, कोलाइड होने लग गए, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर दो चीजें कोलाइड करती हैं, जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो रोटेटरी मोशन लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जहां पर पार्टिकल्स कोलाइड करने के बाद रोटेटरी मोशन लेते हैं, अदरवाइज नो। सबसे पहले नेबुला का सोर्स क्या था, इमैनुअल कांट ने ये एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, लॉ ऑफ मोशन के अगेंस्ट इनकी थ्योरी है कि पार्टिकल्स में मूवमेंट अचानक कैसे होने लगी, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। और तीसरा, जब पार्टिकल्स कोलाइड आपस में किए तो कोलिजन के बाद वो रोटेटरी मोशन कैसे ले गए, ही डिड नॉट एक्सप्लेन इट। एक और बात इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, और वो है आपका न्यूटन का एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनकी थ्योरी इस लॉ के भी अगेंस्ट है। देखिए, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और हमारे कांट साहब की थ्योरी इसके कैसे अगेंस्ट जाती है, ये हम इस चैप्टर में नहीं समझेंगे। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें हमारी नेक्स्ट क्लास में जाना होगा, हमारी नेक्स्ट थ्योरी को समझना होगा। देखिए, 1755 के अंदर कांट साहब ने थ्योरी दी थी, और 1796 के अंदर एक और मैथमेटिशियंस थे, पियर सिमोन लैप्लस। उन्होंने एक और थ्योरी दी थी यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर। जब हम ये थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह हमारे कांट साहब की थ्योरी इस थ्योरी के, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन के अगेंस्ट है। तो ये सारी कमियां थी इमैनुअल कांट की थ्योरी के अंदर। पहला, प्रिमोर्डियल जो मैटर है और उस नेबुला का सोर्स है, कांट साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया, कोई नेबुला कहां से आया और उसके अंदर हीट कहां से प्रोड्यूस हुई, अचानक हीट जनरेट कैसे हुई, पार्टिकल्स जो है वो मोशन में कैसे आ गए, मोशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, एक बात। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, न्यूटन का दिया हुआ लॉ है, उसके भी अगेंस्ट है ये थ्योरी। ये हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट है कांट की थ्योरी, और वहां पर हम इमैनुअल कांट और लैप्लेस की थ्योरी को कंपेयर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।